नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 के को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 2 हिंदी को। और हम टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को। इस कोर्स की आज हमारी 9वीं कक्षा होगी। क्लास ये पूर्णतः रिकॉर्डेड है, तो इस क्लास के बारे में आपको जो भी सुझाव देना हो, जो भी कमेंट करने हो, आप क्लास के बाद ज़रूर करिएगा। रोज़ ये क्लास हम रात के 9:30 बजे आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अभी क्लासेज रिकॉर्ड करके अपलोड की जा रही हैं। जैसे ही इनफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम इस क्लास को लाइव करेंगे। तो हर रोज़ रात को 9:30 बजे आप इस क्लास को ज़रूर करें। हर रोज़ आपके लिए नई क्लास उपलब्ध रहेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल हमने जो देखा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हमने चर्चा शुरू की थी, और उसमें हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण शुरू किया था, जिसमें हमने हार्नले का, ग्रियर्सन का, उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी का, फिर उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण देखा था। उसके बाद हमने एक हिंदी पर आधारित वर्गीकरण हरदेव बहारी का देखा था। आज हम भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण देखेंगे, और इनका वर्गीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश में हमने देखा था कि अपभ्रंश जो भी है प्रकृति के पे आधारित था। प्रकृति 5 तरह की थी, तो 5 तरह का अपभ्रंश था, और इसी पे अपभ्रंश का विकास हुआ प्रकृति पे। तो उन 5 अपभ्रंशों से ही ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं निकली हैं। तो इन्होंने जो अपना एक चार्ट तैयार किया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, इस अपभ्रंश पर आधारित था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस अपभ्रंश से किस भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। तो शुरू करते हैं। जो था इसको अगला बनाइएगा टॉपिक। अच्छा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तिवारी का वर्गीकरण। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इस तरह किया कि जो अपभ्रंश थे वो एक तरफ और दूसरी तरफ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, यानी कि अपभ्रंश कौन सा अपभ्रंश था और उससे कौन सी भारतीय आर्य भाषा निकली। तो पहला इन्होंने बनाया, पहला इनका जो अपभ्रंश था वो था पश्चिमोत्तरी। जो हमने ब्राचड़ करके पढ़ा, पैसाची पढ़ा था ना, पैसाची अपभ्रंश, उसका नाम बोला फिर पश्चिमोत्तरी देते हैं। और उसमें 3 तरह के अपभ्रंश मानते हैं ये, ब्राचड़, कीकय और टक। तो ब्राचड़ से इन्होंने मान लिया कि किसका विकास हुआ, सिंधी का। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, 1 मिनट।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो बराचर सिंह ने कहा कि सिंधी का, लहंदा, केकय और टक से पंजाबी। एक तरह से पैशाची को, मतलब पैशाची जो अपभ्रंश था उसके भी 3-4 रूप थे, जिसमें बराचर, केकय, टक, एक तरह समझ लो कि पैशाची अपभ्रंश है जिससे सिंधी, लहंदा, पंजाबी इनका विकास हुआ। दूसरा हमारा अपभ्रंश आ जाता है सौरसेनी प्राकृत, तो सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सा निकला हमारा? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, यहाँ पहाड़ी लिख लो, पहाड़ी, और राजस्थानी, इनसे सौरसेनी अपभ्रंश हो गया। ठीक है, तीसरा इन्होंने किया, कौन कौन सा अपभ्रंश है? पहले अपभ्रंश का ही नाम लिख लेते हैं। अर्धमागधी, फिर हमारी कौन सी अपभ्रंश है? मागधी, और अंतिम हमारी कौन सी अपभ्रंश है? महाराष्ट्री। ठीक है, ये 5 तरह के अपभ्रंश हम पढ़ चुके हैं। तो अर्धमागधी से उन्होंने कौन कौन से भारतीय आर्य भाषाओं को बताया? तो अर्धमागधी से इन्होंने माना कि पूर्वी हिंदी, ठीक है, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ठीक है, और महाराष्ट्री से तो हमेशा क्या रहेगा? मराठी ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपना वर्गीकरण किया। तो इस आधार पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस अपभ्रंश का कौन सा, उस समय जब मतलब अपभ्रंश बोली जा रही होगी तो उस समय किस अपभ्रंश का कौन सा क्षेत्र होगा। जैसे पश्चिम उत्तरी भाषा के कटक, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, आप जानते हो कि ये सब इलाका पंजाब का, पाकिस्तान का ये एरिया, मतलब उस समय जो ये अपभ्रंश थे वो इस इलाके में बोले जा रहे थे। ऐसे सौरसेनी का पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी, यानी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी हिंदी, ये मान के चलो यूपी के पश्चिम का इलाका, हरियाणा, ये सब। ठीक है, पहाड़ी, पहाड़ वाला जो कि हिमाचल प्रदेश हो गया, ये इधर उत्तराखंड, इन सब क्षेत्र में कौन सा अपभ्रंश विकसित रहा होगा? सौरसेनी। ऐसे ही अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी का इलाका इधर, ठीक है, मागधी, बिहार, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये वाला हिस्सा मान के चलो, इधर कौन सा अपभ्रंश बोला जा रहा होगा? मागधी। महाराष्ट्री से मराठी, इधर महाराष्ट्री। तो इस तरह से उन्होंने अपभ्रंश के आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया। और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि किस अपभ्रंश से कौन सी भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। अब इनका जो है ये वर्गीकरण लगभग यही हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, और इनको हम बारी बारी से जिस भाषा की थोड़ी बहुत जो विशेषता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, ये तो जो पश्चिमी हिंदी है हमारी, पश्चिमी हिंदी हो गई, पहाड़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, ये बिहारी हो गई। ये जो भाषाएं जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया ना, ये तो हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं, हिंदी की उपभाषाएं हैं। और जब हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो बाकी जो भाषाएं बची, जैसे सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, ये सब जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं जो हिंदी से अलग हैं,
इन भाषाओं के बारे में हम बारी बारी से अभी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ कर देना, ठीक है। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है। इसमें हमारा पहला है, पहले ऐसे बना लेना, सिंधी। ठीक है। तो सिंधी जो है, नाम से ही देख सकते हैं हम इसको। सिंध प्रांत, जो कि अब ये तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की भाषा है। ठीक है। पाकिस्तान में अब सिंध प्रांत, सिंधी लोग जो थे वो अगर दूसरे इलाके में, भारत में भी कुछ जगह बसे तो वहाँ भी है, लेकिन मुख्यतः जो भाषा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की भाषा है। ठीक है। और अरबी फारसी शब्दों की बहुत बहुलता है इसमें, बहुत सारे अरबी फारसी शब्द हैं। लिपि इसकी फारसी लिपि में लिखी जाती है। लिपि क्या है? फारसी। अपने भारत में गुजरात के कच्छ में इसी भाषा की एक बोली कच्छी नाम है उसका, कच्छी। बोली जाती है। भारत में भी इसकी एक बोली है कच्छी, वो गुजरात में के कच्छ प्रांत में ये बोली जाती है। इसकी अन्य बोलियों में अन्य बोलियां इसकी हैं अभी चोली, लासी, लाड़ी, यानी कि इसी भाषा के कुछ अलग अलग रूप। जैसे जब हिंदी का पढ़ेंगे ना तो हिंदी में देखेंगे कि राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, तो उस तरह से हिंदी के भी कुछ कुछ बोलियां हैं। वो तो उसकी उपभाषा है, उसमें बोली में आ जाएगी। जैसे हिंदी की
राजस्थानी आएगी तो उसमें मारवाड़ी, मेवाती, बिहारी आएगी तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो उसी तरह से इसकी ये बोलियां हैं सिंधी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सिंधी भाषा। उसके बाद हमारी दूसरी भाषा है लहंदा। लहंदा इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ ये होता है कि इसकी सूर्यास्त की जो दिशा है, यानी कि सूर्यास्त की दिशा को ये लोग लहंदा कहते हैं, यानी कि पश्चिम। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है। लिपि इसकी भी फारसी लिपि है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि लंडा लिपि करके, शारदा लिपि का एक रूप है लंडा लिपि, उस लिपि में भी लिखी जाती है, लेकिन मुख्यतः फारसी में। और इसका जो बोली कहा जाता है, तो ये देखो पश्चिम हो गया ना, तो इसे याद रखना, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में। यानी कि क्या है कि ऐसे पूरा पंजाब देखोगे ना, तो अगर ये इलाका, तो पंजाब का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में है, पूर्वी हिस्सा यहाँ जो पंजाब है अपना, पूर्वी हिस्सा अपने यहाँ है, पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में। तो जो पश्चिमी पंजाब है यानी पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो लहंदा में यही है। तीसरी जो हमारी भाषा आती है वो है पंजाबी। ठीक है, तीसरी भाषा हमारी हो गई पंजाबी। इसका क्या क्षेत्र है, तो यही अपना पूर्वी पंजाब। यानी अगर पंजाब को ऐसे दो हिस्से में देखें, ये हमारा भारत में हो गया, और पश्चिमी पंजाब ये जो पाकिस्तान का मान लो, यहाँ की भाषा है ये। ठीक है, ये जो शब्द है ना पंजाब, ये फारसी का शब्द है। फारसी का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, 5 नदियों का देश, जिसका शाब्दिक अर्थ है का शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों का देश। ठीक है, ये पंजाब है। इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी। इसका विकास किया किसने, इस लिपि का विकास सिखों के गुरु थे गुरु अंगद का विकास किसने किया, गुरु अंगद ने किया।
ठीक है। और कैसे किया, ये जो पहले लिखी जाती थी वो ऐसे लंडा लिपि के साथ इन्होंने देवनागरी ऐसे, मतलब पहले ये लंडा लिपि में ही लिखी जाती थी, लेकिन कुछ देवनागरी के नियमों को लगा के उन्होंने इसकी नई लिपि बनाई और वो कौन सी कहलाई, गुरुमुखी। ठीक है। और सिखों का जो मेन ग्रंथ है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, वो भी इसी लिपि में लिखा गया है, गुरुमुखी में ही। ठीक है। इसका जो मेन जो इसकी परिनिष्ठित, मतलब जो सबसे परिनिष्ठित पंजाबी बोली जाती है, इस भाषा का परिनिष्ठित रूप जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, अमृतसर के पास माझा करके एक इलाका है, वहाँ पे इसका सबसे परिनिष्ठित रूप देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसकी कुछ बोलियां जो हैं, माझा पे इसकी माझी, ठीक है, डोगरी, दोआबी, तो मुख्यतः यह सिखों के द्वारा ज़्यादा प्रयोग की जाती है पंजाबी, और बहुत सारा जो सिख धर्म का ग्रंथ है इसी भाषा में लिखा गया है। और आज के समय में तो बहुत ही उन्नत भाषा है, काफ़ी लोग आप देखते होंगे पंजाबी गाने भी काफ़ी पसंद करते हैं और पंजाबी भाषा काफ़ी पॉपुलर है। ऐसा नहीं कि बस सिखों के द्वारा, लेकिन हाँ, मतलब अगर अधिकांश हिस्सा देखेंगे तो सिखों के द्वारा ही प्रयोग किया गया ये, और इसमें काफ़ी साहित्य भी लिखा गया है सिख गुरुओं के द्वारा। तो ये हमारी होगी पंजाबी भाषा। इसका अगला, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना कि जैसे उन भाषा में था, इसमें भी अरबी फारसी शब्दों की काफ़ी बहुलता देखने को मिलती है। क्योंकि ये सब जो भाषा है ना, मुस्लिम संस्कृति के आसपास विकसित हुई हैं, और वहाँ पे अरबी फारसी शब्दों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इसमें इन शब्दों की बहुलता देखने को हमें मिलती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारी पंजाबी। अगर अगली हम देखेंगे गुजराती। ठीक है। अगली हमारी भाषा आ जाती है गुजराती। चूँकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है ना कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, तो बस इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। चूँकि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, लेकिन चूँकि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हुए हमने देखा कि हिंदी कहाँ से निकली, कौन कौन से अपभ्रंश से, तो उसके साथ साथ जिन भाषाओं का विकास हुआ, इस वजह से इसने हमारे सिलेबस में ये चीज़ लगा रखी है। तो इन सारी भाषाओं की भी हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। कभी कभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत कम आते हैं कभी कभी, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है।
तो हमने अब तक देख लिया सिंधी देख लिया, लहंदा हो गया हमारा, पंजाबी हो गया। अब चौथी भाषा हमारी गुजराती। ठीक है, मुख्यतः तो नाम से ही स्पष्ट है गुजरात में बोली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी, बम्बई में गुजराती बोलने वाले बहुत लोग हैं। तो गुजरात प्लस बम्बई के इलाके में ही काफ़ी बोली जाती है। लिपि इसकी भी अपनी लिपि है, गुजराती लिपि है। और ये आप देवनागरी से, इसके मतलब कुछ अक्षर आप पहचान पाएंगे, देवनागरी से मिलती जुलती है। देवनागरी से मिलती जुलती, देवनागरी से मिलती है। ठीक है, गुजरात जो शब्द बना था, गुजरात, गुर्जर शब्द से बना। ये गुर्जर चर शब्द से निर्मित, यानी कि ये कभी क्या हुआ करता था, गुर्जर जातियों का, गुर्जरों का प्रदेश, इसी से ये गुजराती वर्ड है। ठीक है, गुर्जरों का प्रदेश। इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं, एक तो बम्बई में तो बम्बईया, ठीक है, उसके बाद काठियावाड़ी, और एक इसकी वो है सुरती, हाँ, नागरी और सुरती, नागरी और सुरती, ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, ये जो गुजराती जिस लिपि में लिखी जाती है, इस लिपि में, इसकी लिपि में सीरो रेखा नहीं होती। जब हिंदी में लगाते हैं ना ऐसे सीरो रेखा, गुजरात लिख दिया, ऐसे लगा दिया, तो ये चीज़ इसमें नहीं पाई जाती। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुजराती के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, अपने नाम भी सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा लेकिन उनका गीत जरूर सुना होगा, नरसिंह मेहता। ये 15वीं 16वीं शताब्दी के कवि थे इनके। गुजराती भाषा भी प्राचीन है, इसका भी इतिहास प्राचीन है। तो इसके लेखक थे नरसिंह मेहता। उनका जो भजन जो हम कहते हैं ना, जो गांधी जी गाया करते थे, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पराई जाने रहे, यानी कि वैष्णव तो वही है जो दूसरों के पीड़ा को समझे। तो वो जो भजन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये सुना ही होगा आपने, गांधी जी इस भजन को बहुत गुनगुनाया करते थे। पीड़ पराई जाने रे। तो ये थे नरसिंह मेहता, ये गुजराती के ही लेखक हैं। तो ये हमारी हो गई गुजराती। ठीक है, अब अगली भाषा देखते हैं। अगली हमारी जो आर्य भाषा है वो है
मराठी। अगली हमने कौन सा, सिंधी हो गया, लहंदा पंजाबी। उसके बाद हमने देखा सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, हमारी पांचवी भाषा जो हो गई मराठी, मतलब महाराष्ट्र में बोली जाती है एक तो। प्लस उसके साथ गोवा में भी इसके बोलने वाले काफ़ी लोग हैं। लिपि इसकी देवनागरी ही है, और कहीं मराठी लिखा हुआ आप देखेंगे ना, तो अब भले शब्दों के आधार पर तो अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन अब पढ़ सकते हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसमें भी कुछ प्रमुख लेखक हुए, खास करके जो हमारा ये भक्ति वाला टाइम था ना, भक्ति काल वाला पीरियड, उसमें बहुत ज़्यादा साहित्य इसमें देखने को मिलता है। अभी भी काफ़ी अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है मराठी में। तो प्रमुख लेखक में उस समय थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम। नामदेव ने हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा है, तो वो हिंदी के भी, मतलब हिंदी में भी लेखन किया उन्होंने, लेकिन मराठी में भी किया। तो ये इसके कुछ प्रमुख लेखक हो गए। इसकी कुछ बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां। जैसे विदर्भी, नागपुरी, कोंकणी। ठीक है, इसी तरह जगह के नाम पर भी है, जैसे कि पुणे में पुणे की मराठी। ठीक है, और सबसे मानक पुणे की ही मराठी मानी जाती है। कोंकणी जो है ये एक्चुअली क्या है कि गोवा में बोली जाती है, तो इसको तो हम मराठी का ही एक रूप बताते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इसको अलग भाषा भी मानते हैं, लेकिन ये है मराठी का ही एक रूप है। और चूंकि मराठी जो मेन ये इलाका है ना, महाराष्ट्र वाला, यहाँ बोली जाती है, तो इस पर दक्षिण की भाषाओं का भी प्रयोग है, उसके भी शब्द और उस भाषा का भी प्रयोग काफ़ी मिलता है। तो दक्षिण की भाषाओं, विशेषकर तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़ का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है, क्योंकि यही है महाराष्ट्र वाला इलाका ना, हमारा महाराष्ट्र यहाँ पे है। तो इससे नीचे ये सब जो साउथ का इलाका है, ये हमारा गोवा हो गया, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ ये बोली जाती है। तो साउथ की जो भाषाएं हैं ना, इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर आर्य भाषाओं में देखने को मिलता है तो मराठी पे देखने को हमें मिलता है, यानी कि द्रविड़ परिवार की भाषाओं का। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली भाषा आ जाती है उड़िया। उड़िया नाम से ये स्पष्ट है, उड़ीसा की भाषा है। और इसकी जो लिपि है, जो हमारी प्राचीन लिपि हुआ करती थी ब्राह्मी, उसी की जो दक्षिणी शैली ब्राह्मी लिपि की
दक्षिणी शैली से इसकी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। और इसकी कुछ बोलियां हैं। संबलपुरी, भत्री, इत्यादि। उड़ीसा की भाषा है, ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से इसकी लिपि का विकास हुआ है, और संबलपुरी भत्री इसकी कुछ प्रमुख बोलियां हैं। तो ये हमारी हो गई उड़िया भाषा। हमारी दो और भारतीय आर्य भाषाएं रह गई, बांग्ला और असमिया। सातवीं हमारी भाषा हो गई कहाँ, ये बांग्ला, ठीक है। तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल, में और उसके साथ ही बांग्लादेश में, बोली जाती है। और बंगाली बोलने वाले आपको लोग जो है ना, असम में भी मिल जाएंगे, अरुणाचल में मिल जाएंगे, सिक्किम में भी मिल जाएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है और बहुत ही समृद्ध साहित्य है इसका, बहुत बोलने वाले लोग हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ और बांग्लादेश में बोली जाती है। बांग्ला ऐसे आधा का कर लो आप, ऐसे कहीं कहीं बांग्लादेश में पूरा का भी देखने को मिलता है, तो इसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। बांग्लादेश की भाषा है और बांग्लादेश की तो राजभाषा है, बांग्लादेश की राजभाषा। इसकी जो लिपि है, अपनी ही लिपि है, बंगाली, नाम तो यही है, लेकिन ये विकसित हुई है ब्राह्मी की ही पूर्वी शैली से। जैसे हमने उड़िया का देखा था ना, वैसे ही ब्राह्मी लिपि की पूर्वी, उसी लिपि की उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी शैली, कुछ शैलियाँ थी अलग अलग, तो उसकी पूर्वी शैली से बंगाली लिपि विकसित हुई है। और बस जो असमिया का भी है सेम ही है, बस थोड़ा बहुत अंदर देखने को मिलता है असमिया का, तो भी बंगाली लिपि में ही लिखी जाती है। बहुत सारे लेखक हुए हैं बांग्ला भाषा में, तो आप जानते होंगे, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर हो गए, गीतांजलि लिखा था इन्होंने, जिसके लिए नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। टैगोर लिखते हैं, कहीं ठाकुर लिखते हैं, तो वो भी उन्होंने बांग्ला भाषा में ही लिखा था मूल रूप से। उसके बाद शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बहुत सारे लेखक हुए हैं बंगाली में।
और बहुत ही समृद्ध साहित्य है इनका। इनका साहित्य बहुत ही विकसित था। हमारी जो हिंदी साहित्य आई उसके पहले से भी उसमें बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा जा चुका था बंगाली साहित्य में। तो ये हमारी होगी बांग्ला भाषा। इसके भी दो रूप हो जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है वो पश्चिमी बंगाली, और बांग्लादेश यानी पूर्वी बंगाल में उधर पूर्वी बंगाली बोली जाती है। तो ये हमारी होगी बांग्ला भाषा। उसके बाद अगली आती है असमिया। नाम से स्पष्ट है, असम की भाषा है। लिपि उसकी भी बांग्ला ही है। और इसके एक प्रमुख लेखक हुए हैं शंकरदेव। इन्होंने बहुत ही भक्ति साहित्य लिखा है और काफ़ी असमिया साहित्य में इन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं असमिया भाषा में। तो शंकरदेव इसी भाषा के प्रमुख लेखक हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा साहित्य इसमें लिखा जा रहा है। बहुत ही समृद्ध भाषा है ये भी। भूपेन हजारिका का नाम आपने सुना होगा, तो वो असमिया भाषा के ही गायक थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाने भी गाए हैं। तो ये है असमिया। इसकी एक बोली है, यहाँ पे आप कॉमा करके लिख लो, प्रमुख बोली विष्णुपुरिया। तो ये हमारी हो गई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमने हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं हैं, जैसे राजस्थानी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई, उनको हमने भी नहीं देखा है। उनको हम देखेंगे जब हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम समझेंगे, क्योंकि सब हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उनके छोड़ के और जो भाषाएं हैं जो हिंदी से थोड़ी अलग हैं, जिनकी लिपि ऐसे मान के चलो कि जिनकी लिपि देवनागरी नहीं है, जो थोड़ी अलग लिपि में लिखी जाती हैं, कुछ तो देवनागरी में भी हैं, उनको हमने देखा। तो ये जो मैंने कल ऐसे रेड पेन से करवाया था ना, ये पूरा ईयर मार्क, तो ये इधर सारी बोलने वाली जितनी भाषाएं हैं लगभग हमने पढ़ ली इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत। तो अभी हमारा जो इकाई 1 का पहला टॉपिक था कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमें पढ़ना था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, फिर अपभ्रंश अवहट और हिंदी का वर्गीकरण। तो ये सारी चीज़ें जो इकाई 1 के पहले टॉपिक में थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, वो हमारी सारे टॉपिक हमने आज इस चीज़ को कवर कर लिया। इस पे जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले साल, तो आई को आए हैं, उसको हम पहले एक बार देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट से, और उसके बाद हम इसका जो अगला भाग है इस इकाई का वो शुरू करेंगे। तो पहले कल हम क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद हम फिर इसके अगले टॉपिक पे, इकाई 1 के अगले टॉपिक पर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं लाइव क्लास कर पाऊँगा। मैं चाहता भी हूँ कि लाइव क्लास करूँ ताकि आपके लाइव रिस्पॉन्स ले सकूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास से रेगुलर जुड़िए, रोज़ जुड़िए। हम हर रोज़ 9:30 बजे कक्षा कर रहे हैं और दिसंबर 2026 तक टारगेट है हमें इस कोर्स को पूरा करने का, और करेंगे भी, बिल्कुल करेंगे। बस आप इस क्लास से जुड़े रहिए, हम सारा कोर्स कवर करेंगे और एक नीट नहीं, एक हिंदी की अच्छी जानकारी हम इस कोर्स के साथ लेंगे। एक अच्छा हिंदी की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस कोर्स के माध्यम से। तो ठीक है, चलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।